अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। नए माली साल का तो आगाज़ हो गया है, लेकिन एक जायज़ा लेंगे जो पिछला माली साल 30 जून को ख़त्म हुआ है और फोकस करेंगे जो रेवेन्यू का हदफ था, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन थी, वो जब पिछले माली साल को बजट पेश किया गया था, जब कोई 13,000 अरब रुपए जो टारगेट रखा गया था, उस वक्त भी ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस थे कि क्या उसको हम पूरा कर पाएंगे या एफबीआर जो है वो इस काबिल होगा कि वो इस टारगेट को मीट कर सके। अब हमारे पास जो फाइनल नंबर्स हैं वो आ गए हैं, तो इसका जायज़ा लेंगे। और शहबाज, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, एक आपको शॉर्ट फॉल नज़र आता है और शॉर्ट फॉल भी मेरे ख्याल में कोई थोड़ा शॉर्ट फॉल नहीं है, काफ़ी बड़ा शॉर्ट फॉल नज़र आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमएफ ने इसको डाउनवर्ड रिवाइज भी किया था। तो जैसे हम डिस्कस भी करते रहे थे कि ये एक्सपेक्टेड था, जब टारगेट सेट भी किया था तो ये ओवर एम्बिशियस टारगेट था। तो जो टारगेट रखने वाले थे, जिन्होंने ये सेट किया था, क्या उनको इस बात का अदराक नहीं था? बाकी सारे लोग अगर कह रहे थे कामरान, ये बड़ी एक चैलेंजिंग सूरत हाल होती है उस वक्त जो हुकूमत होती है, और जो भी हुकूमत आई है उसका यही मसला रहा है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने बजट में अखराजात इन्होंने दिखाने होते हैं, इनको करने होते हैं, तो उन अखराजात को बैक करना होता है ख़ास महसूलात के नंबर्स के साथ, चाहे वो नंबर रियलिस्टिक है या नहीं है, वो चीज़ की ये परवाह नहीं करते। क्योंकि ओवरऑल आईएमएफ के साथ, अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो एक प्राइमरी बजट का एक नंबर है वो तय होता है, एक बजट खसारे का नंबर तय होता है, तो वो नंबर्स दिखाने के लिए ये थोड़े से एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करते हैं और रेवेन्यूज को ओवरस्टेट करते हैं। पहले ये होता था कि जो टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल आता है 200, 300, 400 अरब रुपए के आसपास आता था, वो सूरत हाल नहीं रही। ये गालिबन इन रिसेंट हिस्ट्री, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये दूसरा बड़ा ये शॉर्टफॉल है। जो पहला शॉर्टफॉल था वो 2019-20 के माली साल में आया था और उसकी वजह थी वो था कोरोना। और कोरोना अगर ना भी हो तो उस साल भी एक शॉर्टफॉल आना था, वो उससे हमारा ख्याल है 550-600 अरब रुपए का आया था। कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, फॉर्मल सेक्टर बहुत बुरी तरह सफर किया। तो उस साल की जो कलेक्शन तकरीबन हदफ से कोई 1550 अरब रुपए से वो कम रही थी। तो उसकी कोई समझ आती है कि नेचुरल क्लैमिटी थी, पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक थी। ये वाला जो साल था, ये एक अगर इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें, हुकूमत ने जितने उस पर नए टैक्सेस लगाए, इनिशियली नंबर है कि 1500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए, फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं, हमने 1500 अरब के नहीं लगाए, तकरीबन 1300 अरब रुपए के नए इजाफी टैक्सेस लगाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो हिट किया गया वो तनख्वाहदार तबके को किया गया, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्होंने हिट किया। बहुत सारी ऐसी एसेंशियल अशिया थी जिनके ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया, जिसमें बच्चों का जो दूध होता है उसके ऊपर लगा दिया, पैकेज मिल्क के ऊपर लगा दिया, सीमेंट के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसका रेट डबल कर दिया, घरों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, लुब्रिकेंट्स जो है उनके ऊपर जीएसटी होता है उसके ऊपर एफईडी एक और लगा दिया। इन्होंने कोई एरिया ऐसा छोड़ा नहीं जहां पे टैक्स कर सकते थे, इन्होंने ना किया हो, सवाए जो इनके हमेशा से एक रहे हैं इनके करीब, वो आपको पता है कि रिटेलर्स के लिए एक स्कीम है, लेकिन आगे स्कीम किसी ने उसको परसू नहीं किया। और जब ये टैक्स लगाए जा रहे थे, टैक्स का हदफ तय हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत थी? पाकिस्तान दिवाली होने से बड़ी मुश्किल से बच रहा था। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 2 साल से मुसलसल सफर कर रही थी, अब तीसरा साल उसने सफर किया है। इन सारी सूरत हाल के बावजूद सबसे बड़ी बात ये, जो महंगाई थी वो 38%, 40% के करीब जा चुकी थी, लोगों की जो परचेजिंग पावर्स थी वो कम हो चुकी थी। तो ये सारे फैक्टर्स टैक्स कलेक्शन के डिटरमाइन गए। लेकिन एक ठीक था, हुकूमत का फैसला था, हुकूमत की जो वक्त की हुकूमत होती है वो समझती है सब कुछ उनको पता होता है और फिर उस पर इंसिस्ट भी करते हैं कि सब कुछ हमें पता होता है। जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहानी वहां से शुरू हुई कि आपका टैक्स का हदफ है वो अनरियलिस्टिक, आगे से जवाब दिया कि आप लोगों ने अपना ज़हन बनाया हुआ तो अनरियलिस्टिक है तो है। हम उस वक्त से लेके आज तक एक ही बात कह रहे थे कि या मिनी बजट आएगा, जो कि खुद हुकूमत ने लिख के दिया था आईएमएफ को, अगर हमारा टैक्स शॉर्टफॉल आया तो हम मिनी बजट लेके आएंगे। तो अगर ये मिनी बजट नहीं आया तो फिर टैक्स का जो हदफ है वो हासिल नहीं होगा। आज वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग बड़ा कहते थे मिनी बजट नहीं आया, देखो मिनी बजट नहीं आया, साथ ये भी बता दें अब कि मिनी बजट भी नहीं आया और टैक्स का हदफ जो 12,970 अरब रुपए था वो भी तकरीबन 1200 अरब रुपए से पाकिस्तान की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें दूसरी दफा इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया, उससे आया। तो वो ये पूरी कहानी बताएं तो ये फिर सारा एक बैकग्राउंड उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्लीट। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि उनका काम है कि वो इसको एक स्पिन भी करती है। वो ये कह रही है कि ठीक है शॉर्टफॉल जो आप कह रहे हैं कि जो आया है, लेकिन दूसरी साइड ये है कि अगर आप जो इससे पहले वाला माली साल से कंपेयर करें तो 26% ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन में, वो तो उसको इस पैराए में देख रहे हैं। देखिए ये गवर्नमेंट स्पिन नहीं कर रही है, हम खुद लिख रहे हैं।
हम खुद लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी सफर कर रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी, इस सफरिंग इकॉनमी से आपने 40% ग्रोथ लेनी थी, आपने लोगों की जिंदगी जीर्ण कर दी, अब नहीं रह सके, अब 26% लिया आपने, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। खुद हमने अपनी राइटिंग्स में और प्रोग्राम में भी ये बात कह रहे हैं कि 26% ग्रोथ कम नहीं थी। बात सिर्फ यहां पे ये थी कि क्या 12,970 अरब टारगेट ठीक था या गलत था। तो अगर गलत था तो वो लोग जो आज कहते हैं जी कि जी मिनी बजट हम लेके नहीं आए, तो वो पूरी बात बताएं, मिनी बजट भी लेके नहीं आए और फिर 1200 अरब रुपए से तकरीबन शॉर्टफॉल भी आया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिटेल में अगर आप जाएं कि कुछ 1300 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस पिछले माली साल हमने लगाए, कहां पर इस गवर्नमेंट को एक्चुअली जो शॉर्टफॉल देखने को मिला? सबसे बड़ा जो एरिया था वो सेल्स टैक्स था, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बता दें, दोनों बातें कर लेते हैं कि अहदाफ क्या थे, हासिल क्या किया, और फिर जो पिछला माली साल था 2023-24 का, उसके मुकाबले में जो 26% आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें कितना है। जो नाज़रीन जो टोटल था 12,970 अरब था। इसमें डायरेक्ट कलेक्शन जो एफबीआई ने खुद करनी थी वो 12,913 अरब थी। बाकी कुछ पैसे थे जो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से किसी मद में आने थे। जो इनकम टैक्स का हदफ था वो 5,432 अरब रुपए का था, लेकिन हदफ से भी ज्यादा तकरीबन 340 अरब रुपया हुकूमत ने इनकम टैक्स इकट्ठा किया। मतलब जहां पे 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है तकरीबन, वहीं पे हदफ से इनकम टैक्स की मद में कुछ 325 साढ़े 300 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है? कि तनख्वाहदार तबके को बुरी तरीके से निचोड़ा गया। क्यों इकट्ठा हो रहा है? कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बुरी तरीके से निचोड़ा गया। फिर आ जाते हैं जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, सेल्स टैक्स की मद में 4,933 अरब रुपए का हदफ था और कलेक्शन जो हुई है वो तकरीबन आपकी हुई है 3,900 अरब रुपया। 1,030 अरब रुपए का रफली सेल्स टैक्स का शॉर्टफॉल है। और ये बात ध्यान में रखें कि शायद ही कोई ऐसी चीज थी इंपॉर्टेंट जिसको इन्होंने टैक्स ना किया हो या उसका रेट ना बढ़ाया हो पिछले बजट में, जो इससे पिछले साल का बजट था। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, हर चीज के ऊपर इन्होंने जो पहले टैक्सेबल थी उसको इन्होंने उसको रेट्स को छेड़ने की कोशिश की, और जहां जहां पे जो टैक्स नहीं था, जैसे घरों के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्होंने एफईडी लगा दी, लुब्रिकेंट्स के ऊपर लगा दी। हदफ था 954 अरब रुपया, इकट्ठा किया तकरीबन 770 अरब रुपया। यहां पे भी तकरीबन 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। फिर जो कस्टम्स ड्यूटी थी तकरीबन 1600 अरब रुपया इकट्ठा करना था, इकट्ठा किया तकरीबन 1280 अरब रुपया। यहां पे भी तकरीबन 310 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। तो मजमूई तौर पर जो कलेक्शन थी, जो हदफ था, उससे ये 14% हदफ से उनकी जो ग्रोथ थी वो कम इनको हासिल हुई। अब जो अचीवमेंट है इनकी, जो हम खुद कहते हैं कि इन्होंने अच्छी कलेक्शन की, अब पिछले साल के मुकाबले में देखिए इनकम टैक्स जो था पिछले साल के मुकाबले में 1250 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया और उसमें कोई 28% की ग्रोथ है। सेल्स टैक्स बावजूद इसके 1000 अरब से शॉर्टफॉल आया है, फिर भी उसमें 812 अरब रुपए पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा इकट्ठा किया, 26% ग्रोथ है। और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें 1/3 इंक्रीज आया है और इसमें हदफ से 190 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया। और कस्टम्स ड्यूटी में भी जो भी बुरी सूरत हाल रही है, 173 अरब रुपया हदफ से ज्यादा इकट्ठा हुआ, जहां यहां पे इनको अच्छी खासी ग्रोथ आ गई 16% के करीब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो 26% ग्रोथ है ये इन्फोर्समेंट्स की वजह से आई है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? जब हुकूमत ने 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दिए, तो सारा जो मेजर जो कलेक्शन थी वहां से आ रही थी। जो इनकी इन्फोर्समेंट मेजर अभी रिकॉर्ड के ऊपर है वो 2 केसेस हैं। एक में आपको जो केस है जिसका क्रेडिट अगर कोई फिर लेना चाहता है तो वो सबसे पहले मुझे लेना चाहिए था। वो क्या केस था? जो इन्होंने बैंकों के साथ इन्होंने एक रातों रात इन्होंने एक सेटलमेंट करके उनको खामोशी से इनको एक रिलीफ देने जा रहे थे पिछले साल जून में, जिसपे मैंने खबर की, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, वो मामला रुक गया। फिर 4-5 माह के बाद उनके साथ एक प्रॉपर डील हुई और डील के नतीजे में उन्होंने 72 या 78 अरब रुपया उन्होंने टैक्स की मद में हुकूमत को दिया। वो इनकी एक बड़ा इन्फोर्समेंट का केस था। और एक कामरान कोई और इसी तरह का कोर्ट का केस है जो नॉन इन्फोर्समेंट का केस है। बाकी जो ग्रोथ इनके टैक्स कलेक्शन में आई है वो आई है किस मद में? जो इन्होंने नए टैक्स इकदाम लिए, ये कुछ 100 अरब रुपए के करीब ये कोर्ट केसेस में आ गया। और कुछ इनके जो पैसे थे वो आपके जो है आपकी जो नेचुरल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती है और इन्फ्लेशन आती है उसकी वजह से आई। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और जो फैक्टर आमतौर पर जो एफबीआर है, माजी में भी ये प्रैक्टिस रही है कि वो जो रिफंड्स हैं वो भी रोकते हैं, रोककर जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कम से कम इस शॉर्टफॉल को दिखाएं। तो इस पिछले पूरे माली साल में तो इसके हवाले से क्या रही? गवर्नमेंट तो ये दावा करती है कि हम अब उस तरीके से रिफंड नहीं रोकते, तो इसके हवाले से क्या गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रही कि जो रिफंड बनते थे एज पर प्लान वो लोगों को जारी करते रहे और जो शॉर्टफॉल है उसको थ्रू रिफंड जो है उन्होंने कोशिश नहीं की? एडवांसेस भी लिए गए जो रूटीन के होते हैं
और कुछ इन्होंने एडवांसेस भी पकड़े हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी से भी पकड़े हैं, और इन्होंने रिफंड्स भी रोके हैं। ये कैसे रिफंड्स कहाँ से रुकने का पता चल रहा है? एक तो क्लेम्स आते हैं, वो होते रहते हैं सेटल। अमूमी तौर पर ये होता है कि जितनी आपकी सेल्स टैक्स की इंक्रीज है उसमें सवाए इसके जो एक्सपोर्ट की मद में होता है वो 0 रेटेड होता है, इनको रिफंड देना पड़ता है। नॉर्मली इन्होंने जितनी इंक्रीज हुई उसमें आपको रिफंड्स के अंदर भी उतना ही इजाफा होना चाहिए ना। आपकी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है तो रिफंड्स भी बढ़ने चाहिए। जो पिछला साल खत्म हुआ था उसमें जो टोटल गवर्नमेंट ने रिफंड्स पे किए थे 480 अरब रुपए के एक साल में पे किए थे। ये जो साल खत्म हुआ है इसमें इन्होंने 493 अरब रुपए के रिफंड्स पे किए, सिर्फ 13 अरब रुपए रिफंड ज्यादा है। वो भी इसलिए कि वो नेगेटिव में ना जाए। उन्होंने हर महीने कुछ आप कह रहे हैं ऑन एन एवरेज 1 अरब रुपया पर मंथ जो रिफंड था पिछले साल के मुकाबले में, एक वो नाप तोल करके ज्यादा रखा कि वो नेगेटिव रेशो वहां पे ना एक महीने में 1-2 महीनों में नेगेटिव हुई। मैंने खबर में लिखा कि रिफंड उन्होंने पिछले साल से भी नेगेटिव कर दिया तो फिर अगले महीने से फिर उन्होंने इसको ठीक कर दिया। तो रिफंड्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, एडवांसेस का भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आप ओवरऑल अगर चीजों को देखें तो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब एफपीआर से अगर आप उनके लोगों से बात करें वो अपनी जगह पे अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, मगर हमने बड़ा काम किया। ये एक मरी हुई इकॉनमी से इतनी बड़ी जो कलेक्शन है वो निकालना आसान नहीं। जब खुद चेयरमैन एफबीआर जो है राशिद लंगड़ियाल, उन्होंने पब्लिक फोरम्स के ऊपर एक से ज्यादा दफा ये कहा कि पाकिस्तान में 95% जो आबादी है उसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, उनकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है टू पे टैक्स। उन्होंने कहा जी एक्चुअल जो जहां पे टैक्स एवेजन हो रही है, टैक्स अवॉइडेंस हो रही है, वो 5% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। जब ये चेयरमैन बने थे तो इन्होंने एक दौर इकदाम किए थे। इनका ये ख्याल था कि जो एफबीआर की मशीनरी है ये भी अंडरपेड है। इनकी चूंकि इतनी बड़ी है, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान का एक ही बड़ा जो है वो आम है जो पैसा इकट्ठा करके देता है, तो इनकी जो इनके ऑफिसेज हैं, इनकी जो पर्सनल इनकी जो गुड वेलबींग है उसका मैं ख्याल करूंगा। इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली, तकरीबन 1000 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला हुआ। 1300 सीसी की एक नई कार जो है वो इनके ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर को दी गई। लिए तो उनके लिए गई थी लेकिन अब मेरे ख्याल उनकी फील्ड यूनिट्स में जा रही है, तो वो उन्होंने किया। फिर एक और जो उन्होंने काम करवाया गवर्नमेंट से, जो अगर राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन ना होते तो कोई और शायद चेयरमैन ना करवाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, वो करवा गए। उन्होंने ये काम करवाया कि अभी जो नॉर्मल इनको सैलरी मिल रही थी इसकी इनकी सैलरी डबल की थी। मेरा ख्याल जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2005-6 में जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो ओवर अ पीरियड 2015-16 में इसको फ्रीज कर दिया डबल सैलरी को जो उनको मिल रहा था, तो वो रफली 130% थी। चेयरमैन एफबीआर ने प्राइम मिनिस्टर से बात करके फिर उन्होंने प्लान तैयार किया, 1 से 4 इजाफी तनख्वाह हर महीने अब लोगों को मिलती है एफबीआर की। मिनिमम 1 तो मिलेगी, तो 100% बढ़ा दी। और अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है, आप एक कैटेगरी में है तो आपको 4 मिलेंगी, फिर 3 मिलेंगी, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 सैलरियां तमाम ऑफिसर जो है वो इजाफी पर मंथ लेके जा रहे हैं। जहां पे उनकी 12 तनख्वाहें बनती हैं साल की, अब उनको 60 तनख्वाहें मिलेंगी कुछ लोगों को, और कुछ को कम मिलेंगी उससे। तो उन्होंने इनकी जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए इनकी HR में इन्वेस्ट किया। फिर तीसरा काम उन्होंने ये किया कि इनकी जो अकोमोडेशन के बड़े इशूज होते हैं, बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, ट्रांसफर पोस्टिंग रूटीन का मैटर है, तो जहां जहां पे इनकी अकोमोडेशन है उनको बेहतर किया। तो इन्होंने पर्सनल इनके अंदर इन्वेस्ट किया इस दफा इन लोगों के अंदर कि ये ना कहें कि हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो हम कलेक्शन नहीं करके देंगे। बट 3 चीजें हैं, 26% जो उन्होंने कलेक्शन किया हम उसको मानते हैं, अच्छी कलेक्शन है, चलो इसमें कुछ रिफंड्स का और एडवांसेस का भी होगा। 20% तो खुद उन्होंने कर लिया, चाहे वो नए मेजर्स थे जो भी था। दूसरा इन्फ्लेशन वो नहीं थी जो इन्होंने प्रोजेक्ट की थी। फिर असल मसला कहां पे आ गया कि रॉन्ग टारगेटिंग। जब आप अहदाफ गलत रखेंगे और अच्छी कारकर्दगी भी दिखाएंगे और टारगेट आपका बड़े मार्जिन से मिस होगा, रिकॉर्ड मार्जिन से मिस होगा, तो फिर लोग किस तरीके से उसको अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। चले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, क्योंकि एक हमने देखा कि जहां पर एक्चुअली जिनसे टैक्स लेना चाहिए वहां पर जो हमारी एफबीआर की टैक्स मशीनरी है, ये जो गवर्नमेंट है वो तो लेने में नाकाम रहती है, और जो बेहतरीन और आसान तरीका है वो है तनख्वाहदार तबका। और थोड़े से नंबर्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले माली साल में होशरुबा इजाफा हुआ है, और जो सारा बर्डन है आप कह सकते हैं कि वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर आया है। तो एक ब्रेकडाउन आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले माली साल जो एफबीआर की कारकर्दगी है उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, और जहां देखा हमने कि जो शॉर्टफॉल है, जो हदफ था, उसको एफबीआर अचीव करने में नाकाम रही। लेकिन जहां तक बात करें, जहां पर ज़ाहिर है कि सारी हुकूमतों की और एफबीआर की चलती है, वो है तनख्वाहदार तबका। और जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डाला गया है, जो नंबर्स हैं आई थिंक वो खुद ये बता रहे हैं कि चलें बाकी जगहों पर तो सारे अहदाफ एफबीआर ने या बेशतर उन्होंने अगर मिस किए भी हों, लेकिन जहां तक सैलरी क्लास है वहां से उन्होंने बेहतरीन टैक्स किया है, और उसमें 555 अरब रुपए
इकट्ठे किए हैं पिछले माली साल, सिर्फ थोड़े नहीं है, तबके से? 1,000 अरब होना चाहिए था। बहुत कमाते हैं आप लोग, इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं आपने कामरान? गाड़ियाँ ले रहे हैं आप, मुझे पता चला आपको SUV लेने का भी आपका कोई प्लान बन रहा है, तो ठीक नहीं है ये आपको इतना टैक्स। अगर आप कोई नॉन कस्टम पेड ले देंगे तो बिल्कुल ले लेंगे हम। नॉन कस्टम पेड गाड़ी आपको गवर्नमेंट देने के लिए भी तैयार होगी, उसके बाद की कीमत पे आप देने को तैयार। बहुत से लोग यहाँ पर चलाते हैं जिनसे पूछता कोई नहीं, नंबर प्लेट लगा के आप चलाएं, तो वो अगर आपके पास कोई ऑफर है। वैसे इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, कमेटी बनी हुई है कि जो नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां हैं उनको रेगुलेट यूज हो रही है, उसको ठीक कर रहे हैं वैसे इस पे। और कमेटी ये वाली कमेटी भी आपके जो वज़ीर खारजा ये साथ डार साहब की सरबराही में बनी हुई है। तो वो शुगर से लेके गाड़ियों की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है सबका वो इंतजाम वही कर रहे हैं। अच्छा। तो वैसे ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर या 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये PM का प्रेरोगेटिव है, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जरा मिनिस्टर से ऊपर होता है ना, जरा प्रोटोकॉल का आप ख्याल रखा करें, रूल्स ऑफ बिजनेस पे आप बिलीव करते हैं। असेंबली में भी आप सिटिंग देखें, पहले प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, उनके साथ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर होते, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं ना, तो ये वो उस लिहाज से काम भी ज्यादा उनको करना चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन नंबर्स के ऊपर। कामरान जैसे अभी बात कर रहे थे, ये जो माली साल खत्म हुए, हुकूमत का ये ख्याल था कि उन्होंने पिछले साल आपको पता है जो बेतहाशा टैक्सेस में इजाफा किया तनख्वाहदार तबके के ऊपर, तो हुकूमत का ये ख्याल था कि जो 368 अरब रुपया तकरीबन तनख्वाहदार तबके से माली साल 2023-24 में वसूल हुआ था, तो उसको हम तकरीबन 443 अरब रुपया ले लेंगे, इनसे 75 अरब रुपया इजाफी लेंगे। जो असल कहानी है जहाँ पे ओवर परफॉर्मेंस की, एक तरफ 1200 अरब रुपये का शॉर्टफॉल और दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है उसे 555 अरब रुपया हुकूमत ने इकट्ठा किया है 12 माह में, जो पिछले साल के मुकाबले में 188 अरब या 51% ज्यादा है। अब आप शायद ये जो बात है, शायद की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, शायद दुनिया में ये वाहिद मुल्क होगा जहां पे तनख्वाहदार तबके को से एक साल में एक हाई बेस के ऊपर, लो बेस के ऊपर भी नहीं, एक हाई बेस के ऊपर 51% एक साल में इजाफी टैक्स इकट्ठा किया है। किस सेक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कोई दिया है इसमें 236 अरब रुपया, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 40% ज्यादा है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 165 अरब रुपया दिया है। जो सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन हैं उन तकरीबन 100 अरब रुपया उन्होंने भी दिया है। और जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं 55 अरब रुपए के करीब उन्होंने जो है वो टैक्स पे किया है। तो ये एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तारीख में एक साल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तहत तनख्वाहदार तबके से 555 अरब रुपए इकट्ठा किया। और आ जाए दूसरी तरफ जो हमारे रिटेलर्स हैं, सिर्फ मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, होल सेलर्स की नहीं, रिटेलर से एक साल में जो इन्होंने एक नया टैक्स लगाया था 2.5% विद होल्डिंग, वो पहले भी था, उसका रेट इंक्रीज कर दिया था कि जिसकी वजह से जो अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स है वो 2.5% टैक्स पे करेंगे और जो रजिस्टर्ड उनका रेट कम था, वहां से सिर्फ इनको इकट्ठा हुआ है 38 बिलियन रुपीज। 38 अरब रुपया ताजरों ने दिया है, 555 अरब रुपया जो है वो तनख्वाहदार तबके ने दिया। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो काफी मुश्किलात में भी था इस साल भी, उसने पे किया 237 अरब। तो ये चंद बड़े नंबर्स हमने आपके सामने रखे हैं ताकि आपको बता सकें कि किस तरीके से तनख्वाहदार तबका जो है वो कामरान डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इतना टैक्स पे करने के बाद भी आपके पास इतना पैसा है कि आप SUV ले सकते हैं। चलें, लेकिन नॉन कस्टम पेड ये मैं आपको नहीं, तो उसके लिए भी सहूलत कर दी ना, 40% SUV के ऊपर भी जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी 90% थी, उसको हुकूमत कम करके 50% कर दिया ताकि आप SUV ले लें, और लेकिन कस्टम पेड लें आप। नहीं कस्टम चले। अच्छा, अब इसमें जो ऑब्वियसली ये जो तो पता है कि सैलरीड क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है ही है। जो IMF ऑफ कोर्स ये जो बजट पिछले 2 साल से बन रहा है, ये बजट भी बन रहा है, तो IMF के ही ऑब्वियसली हम उनको कंसल्ट करके और उनकी अप्रूवल से ही बनाते हैं। तो क्या IMF को ये एनॉमली ये नज़र नहीं आती? क्या IMF के कहने के ऊपर तो हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो अब बजट इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये भी कोशिश की कि कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जाए, लेकिन शायद IMF इतना इंटरेस्टेड नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, आप सैलरीड क्लास को उस तरीके से रिलीफ ना दें। तो IMF ऐसा क्यों करती है? क्योंकि IMF की तो खुद मेरे ख्याल में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं उनके ऑफिशियल्स की, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और मे भी कोई उनको एग्जाम्पशन भी होती है शायद, मेरा ख्याल है। जो लोकल एम्प्लॉइज है वो तो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि हमें टैक्स होता है, हम पे करते हैं, मेरे किसी से बात हुई थी, लेकिन जो लॉ के अगर देखें ना, कानून के अंदर जो वियना कन्वेंशन है उसमें जो इस तरह के UN और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एग्जाम्पशंस होती है, तो इसलिए तो शायद उनको मे भी जो लोकल उनका स्टाफ है उसकी ना होती हो, बट जो इंटरनेट फॉरेन उनका स्टाफ आता है यहाँ पे उसकी एग्जाम्पशन, शायद उनको इतना अंदाजा, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। देखिए IMF की एक वो बुनियादी गलती करता है IMF, और दूसरा वो भी उनकी गलती ही हम कहेंगे कि वो इस तरह गवर्नमेंट को इंसिस्ट करता है और बाकी जगहों पे इंसिस्ट नहीं करता। बुनियादी गलती ये करता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान की जो सैलरी पे क्लास जो है उसकी जो टैक्स पेमेंट्स है उसको कंपेयर करता है
फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट्स उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके पास उनके ऊपर बोझ नहीं होता बच्चों की फ़ी का, उनके ऊपर बोझ नहीं होता हेल्थ का, उनके ऊपर बोझ नहीं होता बाकी चीज़ों का, तो वहाँ पे समझ आती है अगर 35-40% ले ले। इन्होंने यूरोप के रेट्स IMF ने पाकिस्तान में करवा दिए हैं और सर्विसेज जो हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ की मिलती हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो टैक्स पे करने में उनको तकलीफ होती है, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ हम खुद अपनी कर रहे हैं मैनेज, और टैक्स भी इनको हम दें और वो भी 40% यूरोप के बराबर। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ पेन फॉर द सैलरीड क्लास। अच्छा, जो उनका प्रॉब्लम क्या है IMF का प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि हमें सर्टेनिटी चाहिए कि यकीनन पैसा आप कहां से ले लेंगे। उनका यकीनन आप ताजरों से तो नहीं लेंगे, तो यकीनन आप जो लेंगे वो तनख्वाहदार तबके से लेंगे, ये एक फैक्टर है। अभी भी जो बजट के अंदर जो टैक्स के रेट्स में रद्दोबदल हुआ है सैलरीड क्लास के लिए, हुकूमत का अगेन दावा है, अभी तो अगले साल जाके नंबर्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि उससे 56 अरब रुपए की उसने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दी। अगर 555 अरब है तो रफली आप कह लें कि 500 अरब रुपया मिनिमम तो ये होगा। उसके ऊपर फिर जो लोगों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है और जो नॉमिनल आपकी जहाँ पे इंक्रीज है, गवर्नमेंट की सैलरीज अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ जगहों पे होती है, हमारी शायद नहीं होती लेकिन लोगों की तो होती हैं, तो इसलिए वहां से उसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली कलेक्शन आएगी। तो ये जो 555 अरब है ना, ये 555 अरब अगले साल इससे भी कम नहीं होगा, बावजूद इसके जो हुकूमत का दावा है कि उसने 32 लाख रुपए तक की जो तनख्वाह है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो कुछ कम किया। हुकूमत की ख्वाहिश ये थी और जो हमें बताया गया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी ये कहते रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, MOS फाइनेंस ने कहा, प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कहते रहे, वो मानते रहे कि तनख्वाह तबके को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हम उसको रिलीफ देना चाह रहे हैं। उनकी कोशिश ये थी कि 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स हो, वो IMF नहीं माना। उसमें शायद इसका FBR का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये था, क्योंकि 12 लाख तक अगर जीरो टैक्स होगा तो फिर रिटर्न भी कम हो जाएंगे ना, तो ऊपर जाके रिटर्न लेना भी इनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि गाड़ी अब ले ली है और गाड़ी लेने का आइडिया तो यही है, जिनको गाड़ियां दी गई हैं कि ये गलियों में जाएंगे, अब खेतों में जाएंगे और लोगों से टैक्स रिटर्न भी फाइल करवाएंगे। हालांकि 12 लाख अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप रुपए की वैल्यू देखें तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक बिल्कुल उस पर एक जस्टिफाइड है, इतना होना चाहिए। और उसमें जो सबसे सितम ज़रीफी वाली बात है कि बाकी जो एक्सपोर्टर्स होंगे, रियल स्टेट वाले होंगे, रिटेलर्स होंगे, वो एक उनके पास ताकत भी है, उनका असर रसूख भी है, वो प्रेशर ग्रुप भी हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा भी लेते हैं। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनके पास, बेचारों के पास कोई फोरम भी नहीं है कि जहां पर इस तरह के अगर अनजस्ट फैसले होते हैं तो उसके खिलाफ कोई एहतजाज कर सकें, कोई हुकूमत के ऊपर दबाव डाल सकें। तो शायद इस वजह से भी गवर्नमेंट जो है सैलरीड क्लास को फॉर ग्रांटेड लेती है। देखिए, वैसे एक्सपोर्टर्स का हम खुद बड़ा शोर करते रहे, देखा इस दफा मैंने एक्सपोर्टर्स का नाम नहीं लिया। अब एक्सपोर्टर के साथ जहां पे एक साइड पे एक्सट्रीम पे थी गवर्नमेंट, अब दूसरी एक्सट्रीम पे चली गई है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स लगा दिया 29%, बिल्कुल ठीक है, लगाना चाहिए था। फिर जो उसके साथ उनसे ज्यादती हो रही है अब एक्सपोर्टर के साथ, वो ये हो रही है कि उनसे अभी भी 1% एडवांस टैक्स भी ले रहे हैं और 1% मिनिमम टैक्स भी ले रहे हैं, तो उनसे इफेक्टिवली 31% टैक्स ले रहे हैं। तो ये गलत है इनके, ये जो उनके साथ ओवर डूइंग हुई है एडवांस वाली, वो इनके साथ खत्म हो जानी चाहिए थी। जब आपने उन पे स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट के ऊपर ले आए तो फिर मिनिमम या एडवांस की तो कोई जरूरत नहीं बनती ना। ओवरऑल नाज़रीन, चैलेंजिंग ईयर था हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए तो था ही, तनख्वाहदार तबके के लिए उससे ज्यादा चैलेंजिंग था। FBI एक चीज जहां पे हम कहेंगे, जहां पे उन्होंने 1200 अरब से अपना जो हदफ है वो मिस किया, उसके साथ ही ठीक है, जो भी वजूहात हो, जो भी फैक्टर्स हो, उन्होंने 26% ग्रोथ भी दिखाई है, जिसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। इस दफा चेयरमैन FBI ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले माली साल का, ये जो नया माली साल शुरू हुआ है, इसका जो टैक्स का हदफ है 14,130 अरब रुपए का, ये बगैर किसी रुकावट के, बगैर मिनी बजट के और बगैर किसी बड़े मार्जिन से मिस किए हुए, ये अगले साल जो है हुकूमत, हम जून में जब बात करेंगे तो ये हुकूमत और FBI टारगेट अचीव कर लेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है और ख़बर यह है कि बिलाखिर तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए, और अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ये अब जो सिलसिला है आप कह सकते हैं कि वो टूटा है और रूस ने बाकायदा तौर पर अब अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट जो हुई है उसका बाकायदा जो ऐलान है वो अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने की है और उन्होंने रशिया के इस फैसले को दलेराना करार दिया है। उनकी मुलाकात हुई है, जो रूस ने अपना एम्बेसडर तैनात किया है काबुल में,
उनके साथ मुलाकात में, और इस मुलाकात में जो रूस के डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बाकायदा ये जो फैसला है उसे कन्वे किया कि रूस ने अब बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि वो अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर रहा है। और इसी सिलसिले में जो अफगान तालिबान का जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है वो मॉस्को गए, और वहाँ पर पहली मरतबा हमने देखा कि जो अफगान तालिबान का जो फ्लैग है उसको जो अफगानिस्तान का सफारत खाना है वहाँ पर लहराया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट है। एंड इम्पॉर्टेंटली शहबाज, इसके हवाले से जो चीन है आज उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने, क्योंकि चीन पहला मुल्क था जिसने अपना जो फुल टाइम एम्बेसडर भेजा था काबुल, और जो तालिबान की तरफ से नामजद करदा एम्बेसडर था उसको चीन में एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया था। लेकिन उन्होंने रूस के इस फैसले को तस्लीम किया है, उसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमेशा इंगेजमेंट और डायलॉग के ऊपर जोर दिया है। तो इसका मतलब है कि एक जो आप कह सकते हैं कि जमूद टूटा है, और उसमें आप देखना ये है कि क्या बाकी जो ममालिक हैं वो भी वन बाय वन, या कम अज़ कम रीजन के ममालिक हैं, वो फैसला करेंगे। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भी हाल ही में, आई थिंक दे वर एंटिसिपेटिंग दिस डिसीजन फ्रॉम दीज रीजनल पावर्स, फैसला किया था कि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को, और एम्बेसडर्स तैनात कर रहे हैं दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ममालिक में। इसमें चीन ने ऑलरेडी तैनात कर चुके हैं, उसमें पाकिस्तान, यूएई और उज़्बेकिस्तान एंड तुर्की वो इन प्रोसेस हैं कि अपने फुल टाइम जो एम्बेसडर्स हैं वो काबुल भेज रहे हैं। तो इट वोंट बी अ सरप्राइज कि इसके बाद अगर चीन भी बाकायदा तौर पर इसको रिकग्नाइज करे, चीन अगर करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो भी फिर ये जो रूस ने इसको रिकग्नाइज किया ऑफिशियली, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके मुज़ाकरात अगर डेफिनेटली हुए होंगे, इसमें गिव एंड टेक क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये एक इसका रूस का अकेले का फैसला था और इसमें गिव एंड टेक क्या हुआ, या फिर ये कंसेंसस डिसीजन था, कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल थे और वो ग्रेजुअली इसको ज्वाइन करेंगे? देखें, जो रूस, एक तो बड़ी हिस्ट्री इनकी बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता है कि ये ज़ाहिर है उस वक्त तालिबान तो नहीं थे, मुजाहिदीन थे, यही जो बाद में तालिबान बने, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़े। उस वक्त रूस किसी और कैंप में था, वो नॉर्दर्न अलायंस या बाकी को सपोर्ट करता था। अब जो वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमीज नहीं होते। तो एक तो इसका जो हर जो मुल्क है, आई थिंक उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रूस और चीन को ये लगता है कि तालिबान की हुकूमत जैसे भी हो, उनका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से जैसा भी हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो इस वक्त इंचार्ज है वहाँ पर, और उनका पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल है। और जो अगर हमारे कंसर्न्स हैं भी तो उसको हल करने के लिए बेहतर ये है कि हम इनके साथ इंगेज करें। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान की हुकूमत को अपना एक एलाई समझते हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ख़ास करके जो दाइश खुरासान है, जो आपको पता है कि मॉस्को के अंदर भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे उसमें दाइश खुरासान का हाथ था। तो मंतक उसके पीछे ये है कि उनको ये लगता है कि बेशक ठीक है आज भी थ्रेट जो है एमिनेट करती है अफगान तालिबान अफगानिस्तान से, लेकिन उनके साथ इंगेज करके शायद हम उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड देन द लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक ये जो ग्रेट गेम माजी में भी हम जिक्र करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का फुटप्रिंट है इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि एक खदशा ये भी पाया जाता था कि शायद जो अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं, अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं। मकसद उसका अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है कि आपने रूस और चीन और ये जो रीजन के कंट्रीज हैं इनके इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना है, तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कि देयर आर गेम्स विद इन गेम्स। कुछ अर्सा पहले यूएस गवर्नमेंट ने इनके कुछ फंड्स को भी उन्होंने अनफ्रीज किया था या करना था, तो क्या यूएस की तरफ से कोई इसके रिप्रोचमेंट की बात है कि कुछ ऐसी भी इतलात आ रही थी यूएस गवर्नमेंट भी इनसे जो रिलेशन है वो रिवाइव करना चाह रही है अफगान तालिबान? उसके हवाले से कोई मोबम सी पॉलिसी है। जो मार्को रूबियो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था कि हम जो अफगान तालिबान के हवाले से स्टेटस है उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि रिव्यू का क्या मतलब है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो उन्होंने फंड्स उनके फ्रीज कर रखे हैं वो आज भी फ्रीज हैं, स्विस बैंक में कुछ आई थिंक उनके फंड्स पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली अमेरिका शायद इस मूड में होगा कि वो उसको अनफ्रीज करे, गिवन द फैक्ट कि अगर बट ये हो भी सकता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि अब चीन और रशिया अपना जो फुट होल्ड है
वो बढ़ा रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं अफगान तालिबान को कि नहीं आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। बट आई थिंक इसके अंदर की जो एलिमेंट है, जो हमें सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स जब माजी में आपको पता है कि उन ममालिक में शामिल था जब पहली दफ़ा अफगान तालिबान की गवर्नमेंट थी, 3 कंट्रीज ने इनको रिकग्नाइज किया था, उसमें पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरेबिया थे। बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि नॉन इस्लामिक कंट्री ने अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज किया। क्विकली इसमें पाकिस्तान के लिए अब क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी अब रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, अब इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि चीन या कोई और मुल्क करे फिर पाकिस्तान करेगा? देखिए, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि एक तो अप्रोच ये थी कि हम इंटरनेशनल जो कंसेंसस है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर इंटरनेशनल कंसेंसस ना भी हो तो रीजन के जो कंट्रीज है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर रूस ने कर लिया है इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर चीन भी ये कल स्टेप्स लेता है, ईरान फॉर एग्जांपल, इवन तुर्की ये करता है, तो शायद फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम रिकग्नाइज करें। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि जो पाकिस्तान का मेन जो कंसर्न है वो है कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान या जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि तालिबान की जो रिकग्निशन है ये एक बहुत बड़ा लेवरेज हो सकता है कि ठीक है आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और करेंगे तो उसके बाद हम आपको तस्लीम करेंगे। तो उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है अभी, बल्कि एक और जो अटैक हुआ है उसमें अटैक तो हुआ लेकिन प्रोग्रेस उसमें मिक्स्ड है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने रिपोर्टेडली जो तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उनको डिसार्म करना भी शुरू किया है, उनको बॉर्डर से हटाने की भी बात हो रही है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 दिन में एक बड़ी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है शुमाली वज़ीरिस्तान जो मुत्तसिल है अफगानिस्तान की सरहद के साथ। इसकी क्या तफसीलात हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि रूस वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। क्या पाकिस्तान भी आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा कर सकता है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हुए हैं? इसके हवाले से जो आज ISPR ने तफसीलात जारी की हैं, 1 और 2 जुलाई की और 2 और 3 की जुलाई की दरमियानी रात जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जिनको हम फितना तो हिंदुस्तान कहते हैं, अब इंडियन प्रॉक्सी कहते हैं, उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश की गई और उस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एरिया आइडेंटिफाई किया गया है हसन खेल, ये ज़िला है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो साबका कबायली इलाका था। और इन 2 रातों में जो कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी हुकाम उनका कहना है कि 30 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अब शहबाज ये अगेन इसका मतलब 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। सेकेंडली, लेटली हमने ये देखा है कि शायद जो बेहतर जो टेक्नोलॉजीज हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, आई अस्यूम इसके अंदर भी ड्रोन्स वगैरह हमने इस्तेमाल किए होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज़ हैं फ्राम दी जो दहशतगर्द हैं उसमें आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटीज है उसमें कुछ कमी है, बट अभी भी पिछले हफ्ते हमने जो देखा था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अगेन जो वाकया पेश आया था, 13 जो फौजी जवान वो शहीद हुए थे, वो आई थिंक 3-3.5 माह के बाद ब्लास्ट, हाँ वो सिग्निफिकेंट था। हाँ, लेकिन इस केस के अंदर जो हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसमें जो कोलेट्रल डैमेज है या हमारी तरफ जो फर्टिलिटीज है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें जो अब की क्वेश्चन है और स्टेटमेंट के अंदर जिक्र किया गया है, अगेन रिमाइंड करवाया गया है अफगान तालिबान की हुकूमत को कि वो अपनी सरजमीन इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की ना इजाज़त दें। तो इशू इसके अंदर अब जो सबसे बड़ा ये है कि क्या विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसर्न पाकिस्तान को तालिबान के साथ जो री इंगेजमेंट है उसे जारी रखना चाहिए। अब इसके हवाले से जब पिछले हफ्ते भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जो वाक़या पेश आया, कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर आई कि जो उनके मुल्ला जाकिर जो इस वक्त तालिबान के बड़े एक सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त जो मुल्ला जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टास्क फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से उसके इंचार्ज हैं। तो रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है कि पूरे जो पाकिस्तान के अलॉन्ग जो ट्राइबल एरियाज़ या जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, TTP के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हथियार सुना के वापस लिए जा रहे हैं। उनको कहा गया कि वो इधर से दूर चले जाएं। अगर तो ये खबर दुरुस्त है तो प्रॉबेबली ये पहला कुछ सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल अगेन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। और जो लार्जर अगर क्वेश्चन हो रहा है कि चीन ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, जो हमने ताल्लुकात अपग्रेड किए हैं, चीन शायद गारंटर भी बना है
कि ग्रेजुअली अफगान तालिबान पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। और अगर वो इंसेंटिव है अफगान तालिबान को कि हम टीटीपी को न्यूट्रलाइज करते हैं, पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, आज रशिया ने रिकग्नाइज किया है, कल चीन करेगा, ईरान करेगा, पाकिस्तान करेगा, तो उनकी इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म होगी। इंसेंटिव बहुत बड़ा है। जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है कि इंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है और इस महीने के आखिर में जो पहले भी एक विजिट होना था, जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान आना है। वो विजिट वेरी मच इंटैक्ट है। कामरान, ये बात जो आप बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे कोई एक्शन लेने की बात हुई और एहतियार उन्होंने कहा जो उनसे वापस ले रहे हैं, उस एरिया से मूव करेंगे और कर रहे हैं, इस तरह की बात पहले भी हुई और पहले भी गालबन शायद हमने डिस्कस भी किया था, इसमें मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था, कुछ फतवा भी जारी हुआ था कि जहाज सिर्फ वो होगा जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत जो है वो सैंक्शन करेगी। तो उसके बावजूद वक्ती तौर पर कुछ इसमें डिप आता है एक्टिविटीज़ में, फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। तो ये वाला जो एक्शन है ये माजी से किस तरीके से देखिए मुख्तलिफ इस तरीके से कि पहले जो बात हो रही थी कि इधर से लोगों को मूव करें यानी कि पाकिस्तान की सरहद से, और उसमें ज़्यादा फोकस उनका यह था कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं टीटीपी की, उनको लोगों को आप दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दें। और जो फतवे की आपने बात की बिल्कुल वो ठीक है, और वो फतवा कुछ पहले मुबम था कि सिर्फ अफगान जो नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में आके जिहाद नहीं कर सके। फिर बाद में थोड़ा सा एक्सप्लिसिट भी कहा कि जो दूसरे ग्रुप्स भी हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो डिफाई करें जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का फतवा है। ये इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ है, अगर ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले डिसार्म करने की बात नहीं की गई, क्योंकि आपको पता है कि अफगान और पश्तून कल्चर के अंदर जो हथियार रखना वो अपना एक कल्चर भी वो समझते हैं और उनको डिसार्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर वाकई उस डिसार्म की करने की तरफ जाते हैं, उनको अगर उनके पास हथियार नहीं है, उनकी जो सलाहियत है उसको कम कर देते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। सो पाकिस्तान इज स्टिल आई थिंक कॉशियसली होपफुल है कि जो अफगानिस्तान है, अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो अपना जो लार्जर इंटरेस्ट है उसे देखेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो टीटीपी की सपोर्ट करते हैं और इन दहशतगर्दी के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फ़ायदा उनका है। रीजनल इंटीग्रेशन होगी, चीन, रशिया, ईरान, बाकी जो ममालिक हैं मिलकर जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनकी इंटरनेशनल आइसोलेशन है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बॉल इज़ क्लियरली आप कह सकते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत की कोर्ट में है। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।